करें शुरू किसी भी करो जी, मैं करूँगा आप एक तो आज जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड से जो अधिकारी लेवल पर पिछले 2 महीने से प्रयास करें, मैं मानता हूँ कि बेहद अच्छे तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी लड़ाई को लड़ा है। और केवल मात्र कोरोना ही नहीं, साथ में चाहे प्रोक्योरमेंट की बात हो तो भी लगभग 7,06,000 मेट्रिक टन जींद में प्रोक्योरमेंट हुई। देश के अंदर रोडवेज की व्यवस्था शुरू करने की बात हो तो आज रोहतक तक पहली बस की शुरुआत हुई, पंचकुला तक ट्रांसपोर्ट शुरू किया। निरंतर जब मार्केट खुलने से लेकर दिन प्रतिदिन की जो हमारी जरूरियात पटरी पर लाने की बात है, बेहद अच्छे तरीके से एक एक नागरिक ने भी दी और एक एक कर्मचारी ने, चाहे वो ए कैटेगरी का हो या डी का हो, अपनी जिम्मेवारी मानते हुए इस 2 महीने की लड़ाई को लड़ा। आज एक चीज जरूर ये निर्णय लिया है कि जितनी हमारी एमएसएमई है, छोटे उद्योग हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली एक अधिकारी को हम डिप्यूट करेंगे जो आने वाले समय में उनको रिवाइव करने के लिए, उनको पटरी पे लाने के लिए काम करेंगे। एक अच्छी चीज जो आज सामने आई है कि हमारे पास जब हमारी बसें यूपी गई तो 4 लोग यूपी से हमारे यहाँ पर नौकरी करने वाले वापस आए फैक्ट्री में, 6 लोग राजस्थान से वापस आए और अब मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग प्रदेशों से भी लोग अपने कार्यों पर वापस आने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर चर्चा कर रहे हैं। और हम ये पूरे तौर पर प्रयास करेंगे, प्रयास केवल मात्र जींद में नहीं, पूरे हरियाणा में, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं वो अगर किसी और प्रदेश में लॉकडाउन से पहले गए थे और वापिस आना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी के साथ सरकार, चाहे रेल की व्यवस्था से, चाहे इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है उसके सहयोग से उनके पासेस परमिट करवा कर लेकर आएगी कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाने का काम करें। जितने हमारे पॉजिटिव केसेस थे लगभग तमाम असिम्प्टोमेटिक थे, रिकवरी बेहद अच्छी हुई और अब भी जो लोग उनका यही अनुमान है कि अगले 2 दिन के अंदर वो भी दुरुस्त होकर अपने घर वापस लौटेंगे। मैं मानता हूं कि हरियाणा ने बेहद अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है और इसका नतीजा है कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट था वो इंडिया के अंदर सबसे लोएस्ट है, रिकवरी रेट जो था वो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट है और साथ में टेस्ट पर मिलियन के अंदर भी हम इस देश के टॉप 2 राज्यों में आते हैं। और उसी का नतीजा है कि देश के अंदर चाहे वो दिल्ली से सीमांत बॉर्डर हो, चंडीगढ़ से सीमांत बॉर्डर हो, उसके बावजूद भी हमने कोविड को अपने प्रदेश में कंट्रोल किया। यहाँ प्रोक्योरमेंट की बात है, मैं तो ये मानता हूँ कि शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। आप लोग तो तमाम मंडियों के दौरे करते आए हैं, हम भी विपक्ष में थे जब भी करते हैं, शायद पहली बार है कि हमें सड़कों पर जाम नहीं दिखा। पहली बार है कि मंडियों के अंदर किसी किसान को ओवरनाइट नहीं रुकना, और पहली बार है कि किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पूरी तौर पर सरकार ने कराई। और इसके अंदर खास तौर पर धन्यवाद हमारे आड़ती भाइयों का करूँगा कि उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करके इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल करने का काम किया। हाँ जी, उठान में देरी क्यों रही है जी? उठान में जहाँ प्रोक्योरमेंट की बात है, सरकार
फुल फ्लेज जो हमारी ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से कर रही है। और जो एवरेज एस्टिमेटेड हमारा टारगेट था कि 3 लाख के आसपास मेट्रिक टन हर रोज आएगा, 12 दिन लगातार 4.5 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं है। और लेबर की शॉर्टेज जो लिफ्टिंग के लिए और वहां गोदाम में अनलोडिंग के लिए आई, उसका ही कारण है। और इतना कोई बड़ा मंडियों के अंदर स्टॉक पाइल भी नहीं पड़ा। जो कल का डाटा था उसके अंदर केवल मात्र 13 लाख मेट्रिक टन ही पूरे हरियाणा की अलग अलग मंडियों के अंदर गेहूं पड़ा। और हमने ये एस्टिमेट किया है कि अगले 4 दिनों के अंदर 13 लाख मेट्रिक टन भी हम गोदामों के अंदर पहुंचाएंगे, जिसके लिए आज जींद के अंदर एक स्पेशल रैक भी लगे हैं जो लिफ्टिंग करके जो हमारी मंडियों में पड़ा है उनको प्रायोरिटी देकर लिफ्टिंग करके अनाज को दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचाएंगे। प्रवासी कहीं ना कहीं हरियाणा से जा रहे हैं, उसके बाद जो हालात बन रहे हैं उद्योगों में भी, इवन यहाँ तक किसान खेतों में भी, तो एक जो ऐसा लग रहा है कि एक चुनौती फेस करने जा रहा है हरियाणा, उससे उभरने के लिए कैसे क्या कुछ? शर्मा जी, ये कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस तो है नहीं कि तनख्वाह नहीं मिल रही या यहाँ उनको खाना नहीं दिया जा रहा। हर रोज मुझे लगता है जींद के अंदर 400 के आसपास हम फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये पहले तो और ज्यादा था। हमारे शेल्टर होम्स का जो आंकड़ा है उसके अंदर दिन प्रतिदिन लोग कम हुए, और शायद आज तो 10 से भी कम लोग हमारे शेल्टर होम्स के अंदर। ये एक इमोशनल फैक्टर है। जब मेरा मन घर जाने का करेगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं रोक सकती। और उसके लिए प्रदेश सरकार ने निरंतर, एक दिन तो मुझे याद है कि हमने रात को 12 बजे बैठकर भी उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर 1500 बसें हरियाणा के अलग अलग डिपो से दिल्ली आनंद विहार भेजी और लोगों को उत्तर प्रदेश में भेजने का काम। सरकार के हर प्रयास के बावजूद भी अगर लोग घर जा रहे हैं तो केवल मात्र इमोशनल फैक्टर है। मैं तो निरंतर ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप काम पर वापस लौटिए। काम पर आएंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी चलेगी। आप सारे घर वापस चले जाएंगे तो वहां घर में जाकर भी इस महामारी का भी फैलाव का खतरा है, और दूसरा हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको भी कहीं ना कहीं लॉस उसकी वजह से देना। प्रदेश में तो जैसे प्रवासी मजदूर चले गए, यहाँ पर इमोशनल फैक्टर है। इतना आप अगर मानते हैं जो एग्रीकल्चर खास करके जो पैडी की रूटिंग आएगी तो कितना आप लोगों ने एस्टिमेट किया, तो कितना अफेक्ट होगा सरकार द्वारा? क्योंकि अगला 1 महीने के अंदर इस तरह की अभी कार्रवाई शुरू नहीं होगी। जुलाई से पहले हम उम्मीद करते हैं कि ये फुटफॉल वापस आएगा। तो पैडी पे टिप्पणी करना तो बहुत अर्ली है, और मैं मानता हूं कि हमारे एमएसएमई सेक्टर जो है उसके अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उनको स्टार्ट करने के, उनको वापस पटरी पर लाने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए ही हरियाणा सरकार ने कल इंडस्ट्री विभाग के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्टरेट बनाई है एमएसएमई की, जिसके अंदर हमारे सीनियर आईएएस कह लीजिए विकास गुप्ता जी उनकी जिम्मेवारी लगाई है, और एक अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी के अंदर कमेटी बनाई है जिसमें एसीएस फाइनेंस, एसीएस इंडस्ट्री, डायरेक्टर एमएसएमई, एक जो हमारे बड़े बैंक है उनमें से मेंबर बैंक, और 2 एमएसएमई से जुड़े लोग इस पूरी कमेटी को मॉनिटर भी करेंगे। अगले 3 दिनों के अंदर एमएसएमई को बैंक के साथ टाई अप रहे, उनको लोन प्रोसेस जो केंद्र ने अनाउंस किए हैं वो रिलैक्स तरीके से मिलते रहे। उसके ऊपर एक पोर्टल हम लॉन्च कर देंगे जिससे डिटेल्ड तरीके से एक एमएसएमई, और मैं अगर आज बात करूं तो एमएसएमई सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर वालों को नहीं मानता। केंद्र सरकार तो हमारी हैचरीज है, इनको भी एमएसएमई के तौर पर लेती है। किसी प्रकार का भी लघु उद्योग, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो, चाहे ई कॉमर्स सेक्टर का, हम तमाम लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से सपोर्ट भी करेंगे और बैंकों से उनको प्रॉपर फाइनेंस दिलाने का कार्य। पूरा डूब चुका है। आपने जो हेचरी की बात की थी, इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान हेचरी को है। एग्रीकल्चर में काफी किसान उसमें जुड़े हुए हैं जो कि
उसके अनाज की सप्लाई करते हैं उनको, बाजरा है ये है। तो आप हैचरी व्यवसाय को किस तरह की सुविधाएं देने जा रहे हैं? उनकी बिल माफी की मांग है, उनकी सबसे अनाज पहले सप्लाई की पूरे मांग है। हिंदुस्तान के अंदर अगर पोल्ट्री के बिजनेस को रिवाइव करने के लिए या सहयोग देने के लिए कोई कदम उठाया था, तो हरियाणा सरकार ने एफेड के गोदामों से बाजरा 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से उनको जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करने का निर्णय लिया। उसके बाद तो चाहे वो मक्का यूपी से आना हो, बिहार से आना हो, उसकी सप्लाई हो, चाहे बाजरा राजस्थान से आना हो, हरियाणा सरकार निरंतर एक एक उद्योग के सहयोग में बैठी है। केंद्र अपने फाइनेंशियल पैकेज के अंदर भी कोल्ड स्टोरेज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए जो सुविधा लाई है उसको विभागीय तौर पर स्टडी किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। जो भी एग्रीकल्चर के सपोर्ट में एमएसएमई के तौर पर हम दे पाएंगे। सबसे पहला निर्णय तो हमने बजट में इस बार ये लिया था कि 7 रुपए से ऊपर जो प्रति यूनिट बिजली का बिल हैचरी का आता था उसको 4 रुपए 75 पैसे 20 किलोवाट से नीचे के कनेक्शन को हमने दिया कि ये उद्योग फ्लरिश। हमारी सरकार तो गंभीर है, केवल मात्र मैंने इसलिए कहा था कि इंडस्ट्री नहीं, चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे वो एग्री फार्मिंग हो, हर प्रकार से उनका सहयोग हम। सर अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए बड़ा मुद्दा रहा है वैसे ही। अब हालात सभी को पता है पेंडेमिक में, तो क्या विजन है आपके पास रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए? देखिए, रोजगार पोर्टल की शुरुआत इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के पहले 2 दिनों में हम करेंगे, जिसके तहत जितने हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर से अंदर एप्लीकेशन युवा साथी देते हैं जो सक्षम है प्राइवेट जॉब के लिए, उनको भी हम लिस्ट करवाने का काम करेंगे। जितने नेशनल लेवल पर चाहे वो यूपीएससी से लेकर किसी और एग्जामिनेशन को देते हैं, उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। और साथ में जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बच्चे हैं, सक्षम में 94,000 बच्चे हैं, उनको भी हम अपलोड करेंगे कि इंडस्ट्री डायरेक्टली वहां से लिफ्ट कर कर बच्चों को अपने सेक्टर में लेकर जाए। जो एलआर का भी अप्रूवल आ चुका, और अब मैं ये मानता हूँ अगले सप्ताह तक जो हमारा 75% वाला ड्राफ्ट था, जिसके अंदर कई ऑब्जेक्शंस लीगली आई थी, उनको हमने रेक्टिफाई किया है और हम उसको रोल पर लेकर आएंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो हम प्रदेश के अंदर व्यवस्था रोजगार की और बेहतर भी बनाए और हमारे लोगों को प्राथमिकता देकर रोजगार के सेक्टरों में ले जाए। हरियाणा की नीति में आपने प्रावधान किया कि मिनिमम प्राइस निर्धारित कर दिया आपने, और आपने उस प्राइस लिस्ट में ये नहीं है कि भाई एक ठेकेदार कितना प्रॉफिट ले सकता है। तो इस आपको करेक्ट कर देता हूँ, ये नई पुरानी शराब नीति में नहीं, हमेशा से हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से एक्साइज पॉलिसियां बनी, मेरे द्वारा टेम्पर नहीं करी गई, जो भी डिस्टिलरी से प्रोड्यूस निकलेगा उसके ऊपर फिक्स्ड प्राइस ऑफ टैक्सेशन है। सरकार किसी भी चीज का प्राइस निर्धारित नहीं करती, कैटेगरीज है उसके अंदर टैक्सेशन होता है। आप चाहेंगे तो एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट से 94 पेज की पॉलिसी है, डाउनलोड आज की भी कर लीजिए, पुरानी भी कर लीजिए, आपको क्लैरिफिकेशन है। शराब ठेकों पर किसी तरह की प्राइस लिस्ट नहीं है, जबकि कोई पाबंदी किसी के ऊपर नहीं है। जब प्राइस पे टैक्सेशन एक्साइज डिपार्टमेंट पहले कर देता है तो हम प्रतिबंध नहीं कर सकते किसी आदमी को कि वो एक्स्ट्रा लगाए या डिस्काउंट करे। सीएम साहब, हरियाणा के लोक कलाकार जो लोक कला को संजो के प्रदेश का नाम ऊंचा करे, उनको कोविड-19 में कोई किसी तरह की हेल्प नहीं मिली है और ना ही अगले। इसके ऊपर मेरी चर्चा हुई थी और इसके ऊपर डिटेल्ड, क्योंकि केंद्र भी इसके ऊपर निर्णय ले बैठा है, जैसे ही उसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाती है, हरियाणा प्रदेश के लोक कलाकारों को भी हम पूरा सहयोग देंगे। और जो उनको पिछले 3 महीने के दौरान जो आज अर्थव्यवस्था के अंदर उनके ऊपर भी नुकसान हुआ है, उसकी भी सरकार कहीं ना कहीं हेल्प। दूसरी चीज, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पे कोरोना की मार जितनी अफेक्ट हुई, तो कितने दिनों पर जाएगी कि ऐसा असेस किया आपने? आपने ये तो बहुत जल्दी है कहना कि आज ये पूरी हुई। कोविड का अगर फैलाव या सेकेंड वेव हमारे बहुत एग्रेसिवली आती है तो शायद आगे क्या हो, कैसे लॉकडाउन की व्यवस्था में बदलाव आए, इस पे कहना। मगर मैं ये मानता हूँ कि आज जिस तरीके से हमने इकोनॉमी को खोलना शुरू किया है, अगले 1 महीने में दोबारा लाइफ ट्रैक पे आएगी। मगर स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेजेस कब खुलेंगे, और जो हमारे एरोप्लेन है, ट्रेन है रेगुलर, ये कब खुलेंगे, ये तो दिन प्रतिदिन इस पे नए कदम उठाए जा रहे हैं। आज जैसे आपकी बसों का मैंने अपडेट लिया,
कि 2 इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें शुरू हुई। विद इन डिस्ट्रिक्ट भी हमने कोई रूट ऐसा तय नहीं किया। तो अभी मैंने आदेश दिए हैं कि जुलाना से लेकर नरवाना तक एटलीस्ट, क्योंकि हमारे 4 मेजर सब डिवीजन भी पड़ जाते हैं, उचाना भी है, जींद भी है, इस पे एक बस टू एंड फ्रो प्रतिदिन चलाई जाए लॉकडाउन के टाइम के बाद 7 AM से 7 PM तक, की मूवमेंट लोगों की रहे। थर्मल स्कैनर हर कंडक्टर के पास हो, जो हर कंडक्टर व्यक्ति जो बस पे चढ़े उसका बुखार ले। जब तक हम इस व्यवस्था को ट्रैक पर नहीं लाएंगे, आपने खुद ने देखा कि मार्केटें खुल गई पर लोग भी अभी बाहर आने से घबराते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को हम फॉलो कर बाहर आए तो मुझे लगता है कि जल्द, महीना लगे 2 महीना लगे, मगर हम ये मानते हैं कि जैसे दुनिया रुकी पड़ी है, हिंदुस्तान ने फिर भी बेहतर तरीके से लड़ाई भी लड़ी है और अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रैक कर दिया। सर, आपने ये शुरुआत में कहा था कि जो गेहूं को मंडी में देर से लेके आएंगे उनको बोनस दिया जाएगा, इस तरह की कोई मेरे द्वारा बात नहीं। सर, शराब घोटाले में विपक्ष बहुत बोल रहे हैं और सरकार की पारदर्शिता पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर सरकार इस मामले पे गंभीर ना होती तो क्या ACT बनती? क्या वो लोग अरेस्ट होते? क्या अपने गोदामों को, माल खानों को चेक कराती? सरकार अगर एक्साइज में सख्त कानून ला सकती है तो जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। दुष्यंत जी, चलो जैसे जिक्र कर दिया गया, इसमें पुलिस के फैसले मानते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट, क्योंकि गोदाम सील कर दिया वो जिम्मेदारी एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो सील तोड़ गया, चोरी कर गया तो देन पुलिस उसमें, देखिए जो खरखोदा में कार्य हुआ है वहाँ पुलिस की गार्ड लगी गई, उसकी सुपुर्दारी होके उसको सील करके 2019 के तीसरे महीने में पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है जिम्मेवारी पुलिस की, मगर मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे विभाग द्वारा उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करेगी तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के पीछे हम नहीं, उनको टाइम टू टाइम चेक करना अगर नहीं किया तो अगर कहीं प्रिस्क्राइब है। अब एक तो 2016 के गोदाम से चोरी हुई, अब 2016 से 2020 तक अगर वहां पर किसी भी अफसर ने, इंस्पेक्टर ने, DTC ने चेकिंग नहीं करी तो कहीं ना कहीं पिछले 4 साल में तो जो लोग रहे हैं उनकी कमियां रही। 2 बार उसके अंदर चोरी का केस दर्ज हुआ। इस तरीके से आज तो भिवानी की भी खबर आ रही थी कि वहां भी माल खाने में माल कम है। मैं ये मानता हूँ एक को ACT, क्योंकि 22 के 22 जिलों की उनको रिपोर्ट दे दी गई, टोटल एक्साइज द्वारा सील्ड स्टॉक की, उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जो भी दोषी होगा, चाहे वो एक्साइज का विभाग का हो, चाहे पुलिस वाला हो, कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध करेगी। ऐसा ना हो तो इसके लिए कोई प्लानिंग है सरकार की? अगर आपने नया एक्साइज लॉ पढ़ा है तो फिर आपको सरकार की प्लानिंग में क्लियरली दिख जाएगी। दुष्यंत जी, डिपुओं के अंदर राशन बिल्कुल बेकार बांटा जा रहा है, क्या कारण? कोई स्पेसिफिक आपके पास कहीं की कंप्लेंट आई? आपके उच्चारण मेरे पास तो 3 कंप्लेंट आई, एक उचाना की थी, एक पलवल के होटल की थी और एक पानीपत की थी, और तीनों के खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया। उनके जो डिपो होल्डर थे, जिनके अंदर 2 में तो चोरी का मामला था, उनके डिपो कैंसिल करके नए साथ के साथ इनवाइट करके अलॉट कर दिए थे। एक में खराब माल आने की व्यवस्था थी, उसको क्योंकि सप्लाई चेन प्रोसेस है, गोदाम से आई है, कौन लेकर आया, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर गोदाम से ही गंदा आया है फिर डिपो होल्डर के विरुद्ध हम एक्शन नहीं ले पाएंगे, मगर अगर डिपो होल्डर ने गोदाम वाले को चेंज किया है तो बिल्कुल उसका दुष्यंत जी, आज जींद में सैकड़ों PTI टीचर आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उनको हटाने का, आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, क्या सरकार उन पर रिकंसिडर करेगी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार उसके तो ऊपर कदम नहीं उठा पाई जी। लीगली AG साहब ने इनसे चर्चा भी करी है, देखते हैं इसके अंदर क्या इनकी रिव्यू पिटीशन लगेगी, वो तो इनको कदम उठाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे किसी अभ्यर्थी को दोषी नहीं माना, उसने संस्था को दोषी माना, भर्ती करने वाली संस्था को, लेकिन बाद टीचर्स को नहीं माना। मैं यही बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर तो हम कदम नहीं उठा पाए। सर, स्कूलों के बच्चों को स्कूल कब खुलेंगे? शिक्षा मैं तो पक्ष में हूँ, अगर बसें खुलेगी, ट्रेन खुली तो स्कूल भी खुलने। तो सरकार का कोई प्रपोजल है कि केंद्र सरकार इस पे फैसला लेगी। तो केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं जिसके अंदर स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मॉल हो, एयरपोर्ट हो, एविएशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इनको प्रतिबंधित किया है। मुझे लगता है इस पूरी लड़ाई में अब तक जिस तरीके से प्रत्येक प्रदेश की सरकार ने केंद्र का साथ दिया, हम नहीं उससे ऊपर कदम उठा सकते।
मगर हरियाणा प्रदेश के अंदर ई लर्निंग के जो कदम है उसको हमने बेहतरीन तरीके से अपनाए भी हैं, और प्राइवेट भी हो सरकारी इंस्टीट्यूशन भी ई लर्निंग को सक्सेसफुली बच्चों तक हमने पहुंचाया। बिल्कुल दिल्ली की तरह अगर हमें कदम उठाने पड़े और समर वेकेशन की टाइमिंग चेंज करने पड़े चंडीगढ़ और दिल्ली ने जैसे करे, फिर हरियाणा सरकार दूसरी मनरेगा पर हम हरियाणा हर चीज में बोले। आप पत्रकार कब से नहीं सर, देखो एक सवाल पूछा जा सकता है कि मनरेगा को हम किसान से जोड़ते तो ये समस्या खत्म हो सकती है इस समय, और एक शुरुआत हो सकती है। तो केंद्र की मनरेगा एक्ट के अंदर प्रोविजन चेंज कराना पड़ेगा। मैं तो जब एमपी था, आपको भी याद है, मैंने बोला सर योगी सरकार और कांग्रेस में विवाद चला बसों को लेकर सर, वो योगी कांग्रेस का यूपी वालों से पूछिए।